Today we are going to start chapter number 2, Election and Representation. In this chapter we are going to discuss elections and democracy. Second, election system in India. And third, electoral reform. So let's start this chapter. Elections and democracy. Let's begin by asking ourselves two simple questions about elections and democracy. Can we have democracy without holding elections? And the second question, can we hold elections without having democracy? क्या इलेक्शन के बिना डेमोक्रेसी हो सकती है, या ऐसा सिस्टम जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, क्या वहां पर इलेक्शन होते हैं? These two questions often confusing. तो हम डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को. The first question remind us the necessity of representation in large democracy. पहले क्वेश्चन से हमें मालूम चलता है जो लार्ज डेमोक्रेसी होती है, जैसे कि इंडिया के अंदर है या यूएस के अंदर है या वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज में अब लार्ज डेमोक्रेसी है, वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की नेसेसिटी. रिप्रेजेंटेशन यानी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और इलेक्ट करने के लिए उनको इलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा. ऑल सिटीजन्स कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजंस. देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय पीपल. हम सब लोग डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग के जो प्रोसेस में डायरेक्टली पार्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम हमारे बिहाफ के ऊपर अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. 5 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर एक पर्सन को, या 1 लाख, जैसे अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, जैसी उनकी पॉपुलेशन होती है उस हिसाब से पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर फिर उनको इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव उन लोगों के बिहाफ के ऊपर डिसीजन लेते हैं. जैसे अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के विधानसभा के अंदर 200 सीट्स हैं और उन 200 रिप्रेजेंटेटिव्स को राजस्थान की पॉपुलेशन इलेक्ट करती है. अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर लोकसभा के अंदर टोटल इलेक्टेड मेंबर्स हैं 543 और उन 543 मेंबर्स को हमारे पूरे देश की जनता जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं. दिस इज हाउ इलेक्शंस बिकम इम्पॉर्टेंट. और इसीलिए इलेक्शन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि लार्ज डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन मेकिंग के लिए हमें रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना पड़ेगा और इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्शन. एंड दैट इज हाउ इलेक्शन बिकम इम्पॉर्टेंट. आजकल जितने भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस हैं उसके अंदर इलेक्शन एक मोस्ट विजिबल सिंबल है. वहां सभी जगह इलेक्शंस देखे जा सकते हैं, या यूं हम कह सकते हैं कि बिना इलेक्शंस के डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है. नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. यहां हम 2 पिक्चर्स देख रहे हैं. फर्स्ट पिक्चर के अंदर हम देख रहे हैं द पीपल्स, दे ऑल आर गेदर एंड दे आर टेकिंग डिसीजन देयर ओन. देयर इज नन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव टेकिंग डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ दीज पीपल्स. ये इकट्ठा हुए डे बाय डे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें ये खुद पार्टिसिपेट करते हैं. वहीं पर हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को देखते हैं, वहां पर लोग इतने ज्यादा होते हैं कि वो साथ में गैदर नहीं हो सकते और वो क्या करते हैं, अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनके बिहाफ के ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजंस लेते हैं. और ये जो फॉर्म है डेमोक्रेसी का, इसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या अदर वर्ड में इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं. इसको हम और डिस्कस करेंगे आगे एक टेबल के द्वारा. हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे. Direct democracy. A direct democracy is one where the citizens directly participate in day-to-day decision making and the running of the government. The ancient city-state in Greece were considered example of direct democracy. अगर हम direct democracy की बात करें तो हमें आज से हजारों साल पहले जो एंशियंट जो ग्रीक सिटी स्टेट हुआ करते थे, सिटी स्टेट्स की बात करें तो छोटे छोटे जहां पर नगर हुआ करते थे, जैसे अजमेर एक राज्य हो गया, किशनगढ़ राज्य हो गया, ब्यावर राज्य हो गया. अगर हम हमारे यहाँ के पर्सपेक्टिव में बात करें तो वहां पर एथेंस था, स्पार्टा था. ये एथेंस स्पार्टा जैसे सिटी स्टेट्स हुआ करते थे और यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी. इट मीन्स लोग खुद गैदर्ड होते थे, इकट्ठे होते थे और अपने डिसीजन खुद लेते थे. अगर आज की अगर बात करें तो ग्राम सभा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. ग्राम सभा टू बी क्लोजेस्ट एग्जाम्पल टू ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. हमारे यहाँ पर गांव के अंदर पंचायतों से नीचे जो छोटे जो गांव होते हैं वहाँ गांव के अंदर ग्राम सभा बनाई जाती है और ग्राम सभा के अंदर कौन होता है, गांव के जितने भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं, यानी वो जो 18 ईयर से अबव हैं और इंडियन सिटीजन है, वो सब उस ग्राम सभा के मेंबर होते हैं. ग्राम सभा की साल में कुछ बैठक होती है और उस सिटिंग्स के अंदर वो लोग खुद का डिसीजन खुद लेते हैं, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता. और ये बेस्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं मॉडर्न एरा के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का. But this kind of direct democracy cannot be practiced
व्हेन अ डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय लैक्स और करोड़ ऑफ पीपल। क्या हम किसी भी शहर की बात करें तो क्या ये पॉसिबल है कि वो लोग साथ बैठे जहां पर लैक्स ऑफ पीपल है, हजारों लोग हैं, यहाँ पर लाखों लोग हैं, वो साथ बैठ के डिसीजन ले सकते हैं? और क्या वो रोज इकट्ठा हो सकते हैं डिसीजन लेने के लिए? क्या महीने में हर 2-4 दिन इकट्ठा हो सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो क्या करते हैं, इसका जो सॉल्यूशन है, जो इसका एक अल्टरनेट है, वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और वो उनके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। All citizens cannot take direct part in making every decisions. Therefore, representatives are elected by the people. The method followed to choose these representatives is referred as an election. ये election की definition है, इसको आप देख लीजिए ध्यान से। रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जिस मेथड से इलेक्शन के अंदर जिस मेथड से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं, उस मेथड को इलेक्शन कहते हैं। They are not very actively involved in making of policies. Citizens are involved only directly through their elected representative. वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हीं के थ्रू वो पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और जितनी भी मेजर डिसीजन है वो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं। तो आज के टाइम में जितनी भी डेमोक्रेसीज है, उन सभी डेमोक्रेसीज के अंदर हमें इनडायरेक्ट इलेक्शन या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का फॉर्म देखने को मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। Why do elections take place in non-democratic countries? अब जो हमने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था उसके बिहाफ के ऊपर ये क्वेश्चन है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर इलेक्शंस क्यों होते हैं? अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो होल्ड इलेक्शन। जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जैसे हम बात करते हैं चाइना की, या हम बात करते हैं वियतनाम की, या और भी ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेसी नहीं है, या हम बात करते हैं, जैसे आपने 9th क्लास में स्टडी किया होगा, परवेज मुशर्रफ के टाइम पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं थी, पर फिर भी परवेज मुशर्रफ ने इलेक्शन को होल्ड किया था, इलेक्शन करवाए थे उसने, और उस इलेक्शन के द्वारा उसने अपने आप को प्रेसिडेंट इलेक्ट करवाया और अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। तो अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो होल्ड इलेक्शंस, यानी जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर भी इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस टेक प्लेस इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज सो एज टू विन द कॉन्फिडेंस एंड फेथ ऑफ द पब्लिक इन पॉलिटिकल सिस्टम, ताकि वहां के जो शासक है उस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर लोगों के फेथ को अचीव कर सके, लोगों के फेथ और कॉन्फिडेंस को वो जीत सके, इसलिए वो इलेक्शन का ड्रामा करते हैं। क्योंकि एक्चुअल इलेक्शन, फ्री और फेयर इलेक्शन डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही पॉसिबल है, नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होता है। अदरवाइज द पब्लिक कैन प्रोटेस्ट, और ऐसा नहीं हो तो लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। व्हाट कैन बी डन टू एंश्योर दैट इलेक्शन इन अ कंट्री वुड बी कंडक्टेड इन अ डेमोक्रेटिक वे? क्या किसी देश में इलेक्शन को कैसे डेमोक्रेटिक वे से कंडक्ट करवाया जा सकता है और इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसी को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री लेज डाउन सम बेसिक रूल्स अबाउट इलेक्शन। हर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बेसिक रूल जो है उनको सेटअप करता है ताकि फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जा सके। द डिटेल्स आर यूजुअली लेफ्ट टू बी वर्क आउट बाय लॉज पास बाय द लेजिस्लेचर, और बाकी के जो छोटे मोटे कानून है इलेक्शन से रिलेटेड टाइम टू टाइम वो छोड़ दिए जाते हैं लेजिस्लेचर के ऊपर, और टाइम टू टाइम लेजिस्लेचर जो है इलेक्शंस के लिए अलग अलग जो लॉज है उसको वो पास करती है। दीज बेसिक रूल्स आर यूजुअली अबाउट हु इज एलिजिबल टू वोट, कौन वोट दे सकता है, हु इज एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट, इलेक्शन कौन कॉन्टेस्ट करेगा, और इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज कौन करेगा। यानी जैसे कि क्रिकेट की मैच की बात करें, अगर वहां एम्पायर नहीं होगा तो कौन आउट का डिसीजन देगा, कौन बतलाएगा नो बॉल है, कौन कहेगा ये बॉल वाइट बॉल है। तो इस प्रकार के डिसीजन देने के लिए एक एम्पायर की जरूरत पड़ती है गेम में, हर गेम में एम्पायर या रेफरी होता है। उसी प्रकार से इस इलेक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज करने के लिए इलेक्शंस के लिए एक ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सुपरवाइज करता है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे आगे। हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, वोटर्स उनके रिप्रेजेंटेटिव को किस मेथड से इलेक्ट करेंगे, ये सब ले डाउन होते हैं रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड, वोटों को कैसे काउंट किया जाएगा, क्या उनका तरीका होगा काउंट करने का, एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, और कैसे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होंगे। ये सारे जो रूल्स और रेगुलेशन है वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए होते हैं, उसी के आधार पर देश के अंदर इलेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम। इलेक्शन सिस्टम कितने प्रकार का होता है? There are different types of election system in India. The system is that the candidate who gets the highest number of votes get elected and he is chosen to as a representative.
अलग अलग देशों में अलग अलग इलेक्शन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। हमने जो इलेक्शन सिस्टम अडॉप्ट किया है उसमें सिंपली जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं, अगर 100 वोट गिरे हैं और उसमें 5 पार्टिसिपेंट है और किसी पार्टिसिपेंट को 26 वोट मिले पर वो बाकी पार्टिसिपेंट से ज्यादा है, इट मीन्स वो हाईएस्ट है, तो वो इलेक्ट हो जाएगा। ये इंडिया का इलेक्शन सिस्टम है। बट in other countries there are different methods of electing a candidate. They may not be electing only the person who has got highest number of votes, but also who has got the second or third highest number of votes. ऐसे लोग जो सेकंड हाईएस्ट होते हैं या थर्ड हाईएस्ट होते हैं वो भी इलेक्ट होते हैं। ऐसा भी सिस्टम कई देशों के अंदर है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्शन प्रोसीजर होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है किसी देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग जो प्रोसीजर हो सकते हैं, अलग अलग सिस्टम हो सकते हैं इलेक्शन के। हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया है, किसी देश के अंदर प्रोपोर्शनल सिस्टम हो सकता है। ऐसे अलग अलग सिस्टम हो सकते हैं। डिफरेंट डेमोक्रेसीज हैव देयर ओन वे ऑफ इलेक्टिंग। वी विल लर्न मोर अबाउट फर्दर, और हम इसके बारे में आगे और जानेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम। ज्यादातर जो 2 तरह के इलेक्शन सिस्टम होते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड सेकंड वाइज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और आज हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इन दिस इलेक्शन सिस्टम विच एवर कैंडिडेट हैज मोर वोट्स देन ऑल अदर कैंडिडेट्स विल विन द इलेक्शन एंड ही विल बी चूजन एज द रिप्रेजेंटेटिव। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो जाता है इस सिस्टम में। इंडिया हैज अडॉप्टेड FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, बट देयर इज प्रॉब्लम विद दिस सिस्टम। अब इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स भी है, इसकी कुछ कमियां भी हैं, जिसको हम देखते हैं। इस एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। इन 1984 also the year when Indira Gandhi was shot dead, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद किसी जो सिख उनका बॉडीगार्ड था उसी ने उनका मर्डर कर दिया था। उसके बाद 1984 में जो इलेक्शन हुए थे, और वो आज तक का रिकॉर्ड है, कांग्रेस पार्टी को उसमें हाईएस्ट 415 सीट्स जो है 80% सीट्स कांग्रेस को मिली थी। और ये इस इलेक्शन सिस्टम की वजह से ऐसा हो पाया था। इसको हम आगे अभी टेबल से डिस्कस करेंगे, आप ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे उसको। हमारे यहाँ पर 543 इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यानी कि हमारे यहाँ पर हम यूं भी कह सकते हैं 543 सीट्स है हमारे यहाँ पर। बाय दिस स्टैंडर्ड एवरीबॉडी विल थिंक दैट इफ कांग्रेस हैज वोन 80% ऑफ सीट्स then large number of people would have voted the Congress party। इसको देख के ऐसा लगता है कि 80% लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, पर जब हम एक्चुअल में जब वोटिंग परसेंटेज में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कांग्रेस को लेस देन 50%। 1984 के बाद किसी को 300 सीट्स भी नहीं मिली। 1984 के बाद मोदी सरकार ने ये जो भी लास्ट जो लोकसभा इलेक्शन था इसके अंदर 300 को क्रॉस करने वाली सरकार ये मोदी गवर्नमेंट है, जिन्होंने 1984 के बाद 300 को क्रॉस किया। यानी उसके बाद कांग्रेस की 3 बार सरकारें बनी है और तीनों बार कांग्रेस जो है वो 300 के इस आंकड़े को नहीं छू पाई। तो ये आप देख सकते हैं। अब खैर सिचुएशन बहुत अलग है, हम डिस्कस करेंगे। कांग्रेस को उस वक्त केवल 48% लोगों के वोट मिले थे, पर कांग्रेस को सीट कितनी मिली? 80%। How did that happen? This happened because in our country there is special method of election. Our country is divided 543 constituencies. Each constituency elect one representative. इसका मतलब 543 constituencies है, यानी 543 सीट्स होगी। The candidate who secured the highest number of votes in that constituency, उस constituency में जिस भी किसी रिप्रेजेंटेटिव को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, भले वो 26% वोट हो, भले वो 20% वोट हो, भले वो 50% वोट हो, पर वो इलेक्ट हो जाएगा। This means that winning candidate need not secure a majority of vote that is 50%. This is FPTP. और इस FPTP में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 50% वोट सिक्योर करे तो ही आप इलेक्ट होंगे, या मोर देन 50%। आप 26% के ऊपर भी इलेक्ट हो सकते हैं, आप 22% पे भी इलेक्ट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है वहां कितने लोगों ने वोट किया और वहां पर कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। इसको हम प्लेरिटी सिस्टम भी कहते हैं, यानी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो इलेक्ट होता है। द कैंडिडेट हु क्लोज द पोस्ट फर्स्ट इज विनर, यानी जो सबसे आगे निकला सबसे पहले वो जीत जाता है। अब इसको हम समझेंगे इस चार्ट के द्वारा, ताकि आप समझ पाएं कि ऐसा क्यों हुआ। 80% सीट्स कांग्रेस को मिली और वोट उनको 48% ही मिला। इस चार्ट को देख के हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस को 1984 में 48% वोट शेयर था और सीट्स मिली 415। अब बीजेपी को देखिए, बीजेपी को 7.4% वोट मिले थे, पर सीटें कितनी मिली? 2। अब ये 2 डेटा आपको समझाने के लिए सफिशिएंट है। 48%, 80% सीट्स, और यहां पर
7.4 यानी ऑलमोस्ट 7.5% इनको वोट शेयर मिला, पर सीट्स केवल 2 मिली, यानी वोटिंग का परसेंटेज ज्यादा है और सीटें कम है, वोटिंग परसेंटेज कम है पर सीटों का परसेंटेज ज्यादा है। तो ये सब होता है इस एफपीटीपी सिस्टम से। ऐसा क्यों होता है इसको समझेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। अगर 2 पार्टी है तो 50% वोट चाहिए होंगे, अगर 3 पार्टी है तो वहां पर उनको जो है लगभग 33.33% वोट चाहिए, और 4 पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं तो उनको 25+1 वोट, यानी जिस किसी भी पार्टी को 26% वोट मिल जाएंगे वो इलेक्ट हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी उतना ही वोटिंग के जीतने के लिए वोटिंग परसेंटेज कम होता जाएगा। अब हम बात करते हैं, कांग्रेस को 48% मिले फिर भी 80% सीट्स कैसे उन्होंने जीती। उसके पीछे ये हो सकता है जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस ने इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट को हो सकता है 30% वोट मिले, हो सकता है 20% वोट मिले, पर वो 20% या वो 30% वोट बाकी कैंडिडेट से ज्यादा थे। और इस सिस्टम में यही होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होते हैं वो इलेक्ट हो जाता है। यानी उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर मान लिया कांग्रेस के एक कैंडिडेट को 26% वोट मिलने के बाद वो इलेक्ट हो गया, क्योंकि बाकी कैंडिडेट को 26 से कम परसेंटेज ऑफ वोट मिले थे, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर हम 100 में से 26 को माइनस करते हैं यानी कितने परसेंट रह गए, वहां पर 74% जो वोट थे वो बेकार चलेगी। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस सिस्टम का। आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस सिस्टम को हमने क्यों अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू।